सब काम करते हैं हम लोग, बहुत बिजी लोग हैं। जैसे टीचर नहीं आ जाता है, छोड़ के जाता है क्लास, सब धमा चौकड़ी करने लगते हैं, जैसे ही वापस आते हैं सब पकड़ लेते हैं अपना किताबें। बिल्कुल वैसा हो रहा है। कोई कुछ बोलेगा? तुम बोलो यार, तुम बोल रहे थे आज तुम बताने वाले हो क्या क्या। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ फिर। आज हम लोग गए कासगंज में। आज की जो मेरी सीख रही, मैं मतलब तो हम लोग जब जाते हैं शाम को मिलते हैं लोगों से, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्राउड कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो जब पहुंचते हैं तो थोड़ी पेप टॉक दी जाती है सबको कि सब लोग आराम से रहें, कोई ज़्यादा असभ्य तरीके से कुछ ना कहे और भाषा सही इस्तेमाल हो। तो पहले वो पेप टॉक दी जाती है, उसके बाद फिर एक घेरा बनाया जाता है। घेरा सबका पूरा एक डायमीटर बड़ा सा रखा जाता है, उसमें उसके बीच में हम लोग होते हैं और फिर शूट स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे ये मैंने 2-3 दिन में रियलाइज़ किया कि वो जो घेरा है वो धीरे धीरे जो है पास आने लगता है, और जैसे जैसे वो घेरा पास आने लगता है वो टेंशन जो है वो क्राउड की बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग बड़े देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, हर किसी को अपनी बात कहनी होती है। तो जैसे जैसे वो घेरा छोटा होता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है और क्राउड कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो अभी तक का मेरा सबसे मुश्किल चैलेंज रहा है क्राउड कंट्रोल। लोगों से दरख्वास्त करना कि सर प्लीज़ 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे। तो हम तो बस 2 कदम पीछे ही चलते हैं और 2 कदम पीछे ही सबको कहते हैं करने के लिए। आयुष जी देखिए, घेरे का जो डायमीटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन के। जैसे जैसे डायमीटर कम होता है टेंशन बहुत बढ़ जाती है। मैं पिछले 3 घेरों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे पिछले 3 घेरों का डेटा बताता है कि 5:30 बजे सभा शुरू होती है, 6 बजे तक वो आदमी जो मेरे 3 हाथ पीछे रहता है, 7 बजते बजते वो मेरे बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो जाता है। 7:15 7:30 पे मैं उसके 2 हाथ पीछे चले जाता हूँ। फिर घेरे के अंदर सिर्फ सौरभ सर बचते हैं, एक आध जेरी बचता है। जेरी को रहम दिली दिखा के वो छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई यही तो शूट करेगा। फिर कोई कहने लगता है हमारी बात नहीं सुनी, हम धरना दे रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी, तुम वामपंथी हो, हमारी बात नहीं सुनी, तुम संघी हो। ये सब वहाँ पे चालू हो जाता है, टोपियाँ झंडे सब निकल आते हैं। और जब कैमरा खत्म होता है तब इनके ऊपर सब झूम जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। और फिर हम लोगों को एकदम आज तो बच के निकलना पड़ा। और एकदम हुआ ये कि गाड़ी हमारी जहाँ खड़ी थी उसके आसपास और लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, और हम लोग भाग के आए जल्दी से क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम जैसे ही बैठे और हम बैठ के एकदम रुक गए, क्योंकि आसपास की जो रोड थी वो ब्लॉक थी, तो बड़ा ऑकवर्ड सा हुआ। फिर हम लोगों को फिर खैर हम लोग निकले वहाँ से सेफली, लेकिन ये बड़ा क्लोज कॉल था आज का। राशन की दुकान वाला हाल हो गया कि एक राशन की दुकान पे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो एक आदमी बार बार आता और लोग उसे पीछे कर देते कि भाई लाइन में आओ। फिर वो जाता तो फिर उसे लोग पीछे कर देते। तो करीब 1 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। फिर वो बाद में कहता कि जाओ यार, आज मैं दुकान ही नहीं खोल रहा। तो वही था कि परसों कल हुआ था शायद कि मैं गया, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इंट्रोड्यूस कर दूं जिन्होंने बुलाया था, जिनसे मिलने गए थे। तो 1-2 पीछे से आदमी आए, उन्होंने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे पीछे कर दिया। तो फिर बोले कि अजी इसको पीछे करो, शुरू करो। तो बोले कि वो जो आए हैं वही शुरू करेंगे। तो फिर बोले कि अच्छा इनको आगे करो। तो वो वाला हिसाब है कि वो मेन आदमी जो शुरू कर रहा है उसी को पीछे कर दिया। वो भगदड़ में पता ही नहीं चलता कि कौन शुरू कर रहा है कौन खत्म कर रहा है। तो वो वाला हाल हुआ है। अरे पिंसू जी बोले। अरे क्या लिख रहे हैं आप? नोट्स दे रहा हूँ। अच्छा, आप रोज ने अच्छी आदत बना ली है। और तब तक मैं बदायूं का बता देता हूँ कुछ।
बदायूं पे आज मैं रिसर्च कर रहा था, तो बदायूं में मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी 96 में चुनाव लड़े हैं। सहसवान एक विधानसभा सीट है यहाँ पर, वहाँ से फिर पता चला कि मायावती बिलसी विधानसभा, जो अभी जनरल है लेकिन उस समय एससी हुआ करती थी, तो बिलसी से जो है मायावती भी चुनाव लड़ी हैं। जेडीयू में जो पहले थे, अभी दूसरी पार्टी बनाई है शरद यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं। धर्मपाल यादव, डीपी यादव जिन्हें कहते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं। तो बदायूं राजनीतिक लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब वो चीज़ है कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता रहे हैं। और एक पत्रकार साहब से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि सर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीट है, काफ़ी बड़े लोग यहाँ से रहे हैं। तो बोले कि ये इंटरेस्टिंग भी है और ये दुर्भाग्य भी रहा है कि बदायूं में अधिकतर लोग बाहर से आते रहे हैं। कोई नोएडा से है, कोई दिल्ली से है, वहाँ के नेता यहाँ पर आके लड़ते रहे। स्थानीय नेताओं की कुछ कमी है। तो बदायूं में हम कल आ रहे हैं और गांधी मैदान पे 5:30 बजे मिलेंगे, और आशा करते हैं कि कल भगदड़ ना हो। और हम लोग उस दौरान बस हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम लोग लल्लन टॉप के दर्शक, जितने भी प्रशंसक हैं, उनसे मिल सकें, उनसे बात कर सकें, और उन लोगों का और लल्लन टॉप का जो नाता है उसके बारे में ज़्यादा बात हो, राजनीतिक गैर राजनीतिक बातों से परे। हम लोग बात करेंगे, मतलब उस पर भी बात करेंगे, आपके इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन जो मोरल था कि हम लल्लन टॉप के जो भी दर्शक हैं उनसे मिलना चाहते हैं। प्रिंसू, अरे मुझे ये नया हो गया है। मुझे जितने भी लोग फील्ड पे मिलते हैं, अरे प्रिंसू महाराज नाम कैसे पढ़ा ये पढ़ गया, ये मेरे घर का नाम है। मतलब अच्छा, घर का नाम प्रिंस से प्रिंसू। अच्छा, हिंदी में ये होता है, कोई भी चीज अगर लाड प्यार से कही जाए तो 2 ओ लगा देते हैं उनमें, तो प्रिंसू है ना। मेरे अनेक नाम है, मतलब एक प्रिंसू, प्रंसू गांव के लोग बोलते हैं, प्रंशु भी कुछ लोग बोलते हैं, एक मामा है वो प्रसून बोलते हैं, एक कोई है मेरी मम्मी के मायके में पीयूष बोलते हैं। आयुष और प्रिंसू का मिक्स कर दिया। तो हाँ, मुझे कभी कभी तो लगता है पुनीत भगवान है। आज हम लोग कासगंज में थे और एक कहानी है जो मेरे मन में पिछले 1.5-2 बरस से घुमड़ रही है। मेरे करीबी दोस्तों ने वो कहानी सुनी है, थामा करके वो कहानी है एक। उसमें कांस की घास का जिक्र आता है कई जगह, और मुझे लोगों ने बताया कि कासगंज का नाम भी वो कांस की जो घास होती है नदी के किनारे, उससे पड़ा है। क्या हुआ? क्या बोला कान में? ये बोला लाइट बंद होने वाली है। आयुष ने लाइट चार्ज नहीं की है तो लाइट बंद होने वाली है। नहीं, मैंने चार्ज की थी। कोई बात नहीं, बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। तुम लोग लाइट तुमने चालू क्यों की? अगर लाइट बंद हो जाए तो तुम लोग एक दूसरे को डांटना मत, है? डांटने का तो क्या ही फायदा है? जहरी आयुष को डांटे, आयुष जहरी को डांटे, डांटना नहीं चाहिए। आपको जरूरी बात बता रहे थे। हाँ, वो ऐसा होता है, जैसे आपने कान में बोला ना, तो मेरा थोड़ा चंचल मन है, भटक जाता है, अधीर हूँ ना मैं। पर वहाँ पे तो भीड़ में इतने सारे लोग चिल्ला के इतनी सारी बातें बोलते हैं, पर आप एक एंकर की भांति एंकरित रहते हैं, डटे रहते हैं। मुझे लगता है कि इंसान ना बहुत सारे खोल लिए फिरता है और हर एक मंच के हिसाब से एक नए खोल में दाखिल होता रहता है। जैसे आपने गौर किया होगा, जैसे 2 घंटे तक बात की लोगों से, उसके बाद जब आगे गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो लगता है 5-10 मिनट बिल्कुल शांति सन्नाटा रहे। तो इतना सब कुछ आप ले चुके हो ना इनटेक, यू नीड सम टाइम टू प्रोसेस इट। जो मैंने पिछले नेता नगरी में कहा था, पॉज एंड प्रोसेस। इसलिए आज हमने अपने वर्किंग डे की शुरुआत ध्यान से की। आज हमने सुबह भ्रामरी प्राणायाम किया और लौटते वक्त गाड़ी में नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। और मेरी योग गुरु है मृदुला, वो इस तथ्य को जान के मुस्कुरा सकती हैं कि मैंने फिर से योग शुरू कर दिया है, ध्यान शुरू कर दिया है। मैं कांस की घास का जिक्र कर रहा था, तो कासगंज का नाम उसी से पड़ा। कासगंज में थे और उस जगह का नाम क्या था? नदरई। हाँ, नदरई ना, हाँ, नदरई। तो एक बहुत हम लोग कमाल की जगह गए जिसका नाम था नदरई। काली नदी बह रही है
और पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल, 19वीं सदी का बना, 1885 के आसपास का। 3 ऐसे 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 और ऐसे 3 बड़े बड़े, बीच वाले से पानी निकल रहा और 2 खाली, नहीं साइड वाले से पानी निकल रहा 2 खाली, और ऊपर से नहर बह रही, नीचे नदी बह रही और ऊपर से सीमेंटेड नहर बह रही, और बीच की जो स्पेस है उसमें अंग्रेज़ों के ज़माने की ऐशगाह कह लीजिए, आराम घर कह लीजिए, जो खूब ठंडा होता था। और बाद के दिनों में, हाल के दिनों में उसमें शराब पीने लगे लोग और सब चीज़ें होने लगी, तो उसको बंद कर दिया गया फ़िलहाल के लिए। पर वो बड़ी नायाब जगह है और उस समय की बनाई हुई, अब तक इतनी आज भी तो शराब पी रहे हैं वहाँ लोग। और अभी भी वहाँ पे, जैसा आयुष ने कहा, कैन वगैरह पड़े हुए थे। पर सबसे दिलचस्प दुनिया मुझे लगता है कि तलघरों में बसती है। तलघरों में रोशनी कुछ ठिठक के पहुँचती है और एक ख़ास किस्म की गंध होती है, ओस होती है, ओस नहीं नमी होती है, ख़ास किस्म की नमी होती है, जैसे हवा में थोड़ी सी काई घुली हो। और एक दूसरी दुनिया है जो जिसमें हम दाखिल होते हैं जब हम तलघरों में जाते हैं। कभी आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो अंडरपास होते हैं, बड़े बड़े अंडरपास, उनकी दुनिया देखिए, वहाँ की रोशनी का विन्यास। तो जब हम इस पुल के नीचे पहुँचे तो तबेले बने हुए थे, मतलब असल में जो नदी के बहने की जगह है और जहाँ से नदी कभी भी बढ़ के बह सकती, लेकिन बढ़ती नहीं उतनी, पाट है, तो वहाँ पे भैंसें बनी हुई थी और पास के मदरई गांव के लोग वहाँ पे आराम से भैंसें बांधे और किनारे बिछौना बिछाए और बातें कर रहे थे। 2 चीज़ें हमने नोटिस की वहाँ पे, कि पढ़ाई के प्रति बहुत कम रुझान था। एक लड़का था जो दूसरी के बाद स्कूल नहीं गया, कई लड़के थे जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई भी नहीं की, और दुनिया जहाँ का उन्हें खूब ज्ञान था। साउथ की फिल्में देखते हैं मोबाइल पे। और एक लड़के से मैंने पूछा कि वो पढ़ाई कर रहा था कि बड़े होकर क्या करोगे, तो उसने कहा मैं फैक्ट्री में काम करूँगा, और फिर एक्सप्लेन किया कि मैं भैंसे काटने की फैक्ट्री में काम करूँगा। तो ये हम लोग के लिए बड़ी लर्निंग है कि ये जो समानांतर दुनियाएं चल रही हैं, तलघरों के नीचे दुनियाएं चल रही हैं, जिन तक कभी कैमरा नहीं पहुंचता, माइक नहीं पहुंचता, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन इस देश के वोटर हैं, वो कैसे देखते हैं चुनाव को या बाकी चीज़ों को। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, एक लंबा वीडियो है, और आयुष उसको लल्लन टॉप यूपी दोनों पे डालना। और वो जगह ऐसी है कि उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे संरक्षित नहीं किया गया किसी भी सरकार ने, इंक्लूडिंग मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार, उस पर ध्यान नहीं दिया है। इतनी नायाब चीज़ है, आप सोचिए, आपने कितनी जगह देखा होगा, नदी बह रही है, बीच में सड़क मार्ग मान लीजिए आप, कमरे बने हुए हैं, पूरा पैरेलल है, और उसके ऊपर से नहर बह रही है, नीचे नदी, ऊपर नहर और बीच में जगह। तो और वहीं पे हमें एक लोकल अक्षय कुमार मिले, क्या लड़का था यार वो, ऋषभ के पापा। तो उसको दहेज में बुलेट मिली थी, टीचर की तैयारी कर रहा था। दहेज में नहीं मिली थी, ऐसा गिफ्ट मिली थी, ऋषभ के मामा ने दी थी। ऋषभ उसके बेटे का नाम था, लड़के का। तो बार बार पूछ भी रहा था, अच्छा ये टीवी पे कब आएगा, मोबाइल पे कब आएगा। तो आप सुनिएगा उस लड़के की बातों को। वहीं पे एक भाई साहब आए, कुरैशी साहब, ज्ञान विज्ञान बहुत राजनीति समझा रहे थे, बगल में बैठे थे, हम लोग नहर किनारे बैठे थे, और बीच बीच में पिक करके नहर के पानी में अपने गुटके की पीक का संयुग्मन करा रहे थे, सुर्ख बोल रहे थे, सुर्खी मुहैया करा रहे थे। तो मुझे लगता है कि जैसे शाम की चर्चा में बहुत सारे लल्लन टॉप के दर्शक पहुंचते हैं, नेता वेता भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो रैंडमली जाने पे जो लोग मिलते हैं ना, अद्भुत होते हैं, कमाल के लोग होते हैं। तो वो एक मेरा हासिल था आज। एक मेरी चिंता ये है कि
जो हम अपने गांव को प्लास्टिक के कचरे का ढेर बनाते जा रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है, पहाड़ों को, गाँव को, शहरों को भी। और मैंने देखा है कि जो मोबाइल से शूट हो रहे हैं वीडियो, उनमें ज़्यादा औचक और ज़्यादा लेस मैनिक्योर्ड आ रही है, क्योंकि जब आप कैमरा माइक लेके पहुँचते हो, अच्छा कैमरा है, माइक है, तो आदमी थोड़ा संभल के बोलने लगता है, रॉ नहीं रहता उतना। एक चीज़ मैंने यहाँ पे गौर की कि एटा ज़िले का मैं डेटा देख रहा था, कासगंज ज़िले का डेटा देख रहा था, या मैनपुरी का, तो यहाँ पे शाक्य समुदाय के लोग खूब हैं, शाक्य, मौर्य, है ना, और ये सब समुदाय के लोग, कुशवाहा समुदाय के लोग। और एक पार्टी है महान दल, बुंदेलखंड में भी चूँकि इस समुदाय के लोग खूब हैं, तो मैंने अपने उरई जालौन की सीटों पर देखा था कि 2012 में उन्होंने एक ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, नोटिस किए जाने लायक प्रदर्शन किया था, टॉप 5 में थे वो लोग। और जब केशव मौर्य को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो वो एक अहम फैक्टर साबित हुआ 2017 में। वो प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी वो डिप्टी सीएम हैं। तो ये देखने वाला फैक्टर होगा कि वो वोटर, क्योंकि महान दल जो है वो अब सपा के साथ जा रहा है, और केशव मौर्य के समर्थक कई जगह मिले जो इस चीज़ को लेकर नाराज़ थे कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। तो शाक के वोटर कहाँ जाएगा? कई लोगों ने कहा कि नहीं वो आखिरी में बीजेपी में जाएगा, कई लोगों ने कहा नहीं अब सपा में खिसकेगा। और इस ज़िले की बात करें तो शाक्य, लोध और यादव तीनों 2 लाख के ऊपर हैं। तो वो एक दिलचस्प चीज़ थी जब हम डेटा खंगाल रहे थे। और एक पॉजिटिव बात करें तो आज हमारे इस जुटान में 2 लड़कियां आई थी, दोनों बीटेक कर चुकी हैं, एक जॉब करती हैं, एक किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं। एक अवंतिका और एक का नाम रिचा था शायद, है ना। तो वो मुझे अच्छा लगा कि लड़कियां आ रही हैं, और उसने जीजीआईसी की समस्या के बारे में, उन लड़कियों ने प्लास्टिक की समस्या के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की, गर्ल्स को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये बात की। और जब बिल्कुल गाड़ी में बैठ गए, जैसा अब ये लोग बता रहे थे, बहुत भीड़ और वो अनमैनेजेबल हो जाता है आखिरी में। तो एक बिल्कुल आखिरी में भाई आए, कासगंज की बालूशाही और घेवर बहुत मशहूर है, घेवर का डब्बा रखा, अपना नाम बताया ऐसे, तो मैं बहुत अभिभूत हो गया स्नेह से। और कोई उन्होंने ये नहीं कि मुझे सेल्फ़ी खिंचवानी है या नंबर दे, कुछ नहीं, बोले आप लोगों का काम ठीक लगता है वो। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। शायद आलोक नाम था उनका। और इस तरह से कई दर्शक मिलते हैं जो बहुत स्नेह देते हैं, उनको भी धन्यवाद। कुछ के नाम याद रहते हैं, कुछ के नहीं रह पाते हैं। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि अब हमने ये तय किया है, चूँकि बहुत अनमैनेजेबल हो जाता है, कि हम दर्शक दर्शन तो चालू रखेंगे हर ज़िले में, जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ पे शाम को, लेकिन वहाँ पे वीडियो शूट नहीं करेंगे। हम दिन भर अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग गाँव में जाके या शहरों में जाके अलग अलग आय वर्ग, सामाजिक वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन वो जो शाम का जुटान है, जो उन्होंने बताया ना कि वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, हमने पिछले 2-3 दिनों का अनुभव देखा है। भीड़ जुटती है खूब, उसमें राजनीतिक दलों के लोग भी आते हैं, और शुरू में सब एकदम प्रॉमिस करते हैं नहीं हम सब अच्छे से बात करेंगे, और आखिरी में वो केओस और छीना झपटी वो सब हो जाता है, एकदम टीवी डिबेट जैसा हो जाता है। वो हम नहीं करना चाहते हैं। तो और जो ज़रूरी मुद्दे हैं तो हम ज़रूरी, जैसे हम कभी स्टूडेंट्स के पास चले जाएंगे, कभी किसानों के पास चले जाएंगे। अगर हमें किसी राजनीतिक दल का मत जानना है तो हम उस राजनीतिक दल के नेता के पास चले जाएंगे, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, AIMIM या जो भी पार्टियां हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह के जुटान से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मैनेज करने में हमारी टीम को और हमें भी, क्योंकि 2 घंटे जैसे बात की खास करने, उसके बाद भी कई लोग आपने हमारी नहीं सुनी, मतलब आप समझो 2 घंटे लगातार बात की, सब हर व्यक्ति को नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए अब हमने ये तय किया है कि हम दर्शकों से मिलेंगे तो एक नियत स्थान पे, ताकि जो दर्शक जेन्युइनली मिलना चाहते हैं, अपनी बात हमसे साझा करना चाहते हैं लल्लन टॉप के बारे में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो मिल सके, अपनी बात कह सकें। लेकिन मुझे लगता है कि जो जेन्युइन लल्लन टॉप दर्शक हो वो सिर्फ इस मोह में नहीं आएगा कि नहीं मुझे कैमरे पर अपनी बात कहनी तो ही मिलने आऊँगा। और यदि ऐसा किसी को लोभ है तो मेरी सलाह है कि फिर कि सिर्फ कैमरे पे कहने के लिए आना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन
जिस तरह के हमारे अनुभव रहे हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेके या उसके ठीक बाद, कई लोग बहुत स्नेह लुटाते हैं लेकिन कुछ लोग इधर उधर की बातें कर देते हैं तो मन थोड़ा सा खिन्न भी होता है। तो इसलिए ये हमने फैसला किया है कि दर्शक दर्शन होगा, हम हर ज़िले में जाएंगे, दर्शकों से मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं करेंगे। मतलब वहाँ किसी हम बहस वाले डिबेट वाले फॉर्मेट में नहीं रहेंगे। ये एक नई सूचना है आप लोगों के लिए। और उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद जो आते हैं, बात करते हैं उत्साह से गाड़ी के पीछे, अरे आपको देखते हैं, या ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, वो प्रोग्राम अच्छा लगता है। और बस इतना ही कहना था आज। ये एक तो मोबाइल वाला हम लोग पिछले 2-3 बार भी बोल चुके हैं, लेकिन इस बार मुझे सच में फील हुआ कि यार ये कितनी गजब चीज़ है जो हम लोग प्री प्लान नहीं रहता। जैसे हम लोग आज सिर्फ गए थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा ऊपर से नहर बहती, नीचे से नदी बहती, बीच में रास्ता है, गजब जगह है, देखने जाते हैं। लेकिन हम लोग सरप्राइज़ हो गए जब वहाँ नीचे पहुँचे और वहाँ पे नदी किनारे उस शेड में लोगों ने अपनी भैंसें बांध रखी थी और वहाँ हमें जो लोग मिले, नदी किनारे नहीं, पुल के नीचे, वो पुल के अंदर। वो नदी ही तो है ना जो बह रही है नीचे से क्या बह रहा है वो? नदी किनारे खुला एरिया भी है। हाँ, वो काली नदी है। नदी किनारे हो सकता है कहीं भी बांधे हो भैंसे। वो उसकी खासियत ये थी कि वो पुल के अंदर। हाँ, तो वो एक अलग ही दुनिया थी। और जिस तरीके की बात, मतलब उनको ज़्यादा कि हमको यार ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना वेना है नहीं। जो अख्तर पठान कहेंगे। हाँ, हमारे चचा हैं अख्तर पठान, वो हैं सपा में चले गए हैं, तो हम सपा में दे देंगे वोट। एजुकेशन को और लेकर उनसे जब पूछा ना तो उन्होंने कहा भी, हमने कहा अख्तर पठान कल को बसपा या भाजपा में चले जाएंगे, बोले हाँ तो हम वहाँ चले जाएंगे। जो चचा कहेंगे वो हम करेंगे, जो जीजा जी बोलेंगे इनका जो चचा बोलेंगे वो। वहाँ पे यार सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात थी, और मतलब रियलिटी भी है, हार्श रियलिटी, एजुकेशन को लेकर जो लैक ऑफ मोटिवेशन है। तो वो उनसे कह रहे कि अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो उन्होंने कहा कि हमारे आसपास वाले सब दोस्तों ने करी तो पढ़ाई, उनका देखिए क्या हो रहा है, दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा आदमी पढ़ाई छोड़े, अपने धंधे पानी पे ध्यान दे, तो जीवन में कुछ कर जाएगा। मतलब कोई उनको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अपने आसपास नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एक निराशा वाला माहौल है। अब रियलिटी भी है, कम जॉब्स हैं, उसी के लिए बहुत भागम दौड़ी है, भर्ती निकल रही नहीं निकल रही सरकारी नौकरी के लिए। पर इसमें आयुष मसला ये है कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं होना चाहिए। पढ़ाई आपको न सिर्फ एक बेहतर नागरिक बनाती है, बल्कि जैसे कई लोगों ने कहा ना काम धंधे में लग जाएंगे, आप जिस काम धंधे में भी लगे हैं उसके लिए भी आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई, तो मुझे लगता है मिनिमम 12वीं तक की पढ़ाई सबको अच्छे से करनी चाहिए, और उसके बाद अपनी दिलचस्पियों के हिसाब से काम करना चाहिए। ये वाला जो एनलाइटनमेंट है ना, ये बहुत बाद में आ पाता है कि पढ़ाई का असली उद्देश्य क्या है। इवन तो हमें बहुत सारे ऐसे, जैसे स्वामी विवेकानंद का एक ऐसे है शिक्षा पे कि शिक्षा क्या करती है, और बहुत सारे ऐसे हैं एजुकेशन को लेकर। लेकिन ये खुद से जो समझ है मुझे तो कॉलेज में आई, लेकिन उससे पहले जो हमारे इंस्पिरेशन रहते थे कि हाँ भैया ऐसे बन जाएंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, उन जैसे हो जाएंगे, तो ये छोटे स्तर पे अच्छे मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। बाद में जाके एक एनलाइटनमेंट आ पाता है कि हाँ यार ये तो दिमाग खोल के रख दिया, बवाल चीज़ है। तो ये है। पर हाँ, मतलब बात सही है, जो हुक्मरान हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, जो सब चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यार सबको कम से कम 12वीं तक का तो पढ़ा हो, और सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई हो। टीचर्स भी हमें आज कुछ मज़ेदार मिले हैं ना। हाँ, टीचर्स ने बताया कि अब जो बीटीसी के कोर्स कर रहे हैं लोग, उसमें क्या चीज़ें आनी, बोले हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं आप। हाँ, जो बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स होता है उसके लिए, तो काफ़ी चीज़ें सीखी आज हमने कम समय में ही। और वो घेवर कहाँ है? आपको नहीं लगता है कि आपको लेकर आना चाहिए? अभी खाना आज का अच्छा था। आज हम लोग नदरई ब्रिज पे गए, वहाँ पे बाहर 2 भेलपुड़ी वाले थे, तो उन्होंने बढ़िया लैया चना जो भी सब मिश्रण होता है उसका बहुत अच्छा बनाया। तो खाने का रिव्यू आज का ये है कि लैया चना बहुत अच्छा था नदरई ब्रिज पे। अगर आप लोग कभी नदरई ब्रिज जाएँ, ज़रूर जाएँ, तो वहाँ का जो लैया चना है वो ज़रूर खाएँ। और उसके बाद हम लोग रोशन लाल स्वीट्स, एक दुकान है कासगंज की, वहाँ पे हमने वहाँ की बालूशाही खाई। बालूशाही
भी अच्छी थी और जो हमने भोजन किया बाकी वो भी बहुत अच्छा था। और जब हम लोग पार्क में गए लोगों से मिलने, तो उसके बाद फिर एक सज्जन थे जिन्होंने आके घेवर पकड़ा दिया सर को, तो अब हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। देखिए ले आए सर। यार रोशन वाले के यहाँ बढ़िया खाना था, है ना? अरे बहुत अच्छा खाना था। हम और ये घेवर भी उन्हीं का है, अच्छा, रोशन स्वीट। हाँ। रोशन लाल जी। कासगंज बहुत में बढ़िया बालूशाही। हमारे शक्तिमान ने हमसे कहा था सही सही रिव्यू बताइएगा कि आपके यहाँ की बालूशाही अच्छी है। अच्छा, उन्होंने शायद सोन पापड़ी के लिए कहा था। सोन पापड़ी तो हमने खाई नहीं। नहीं, मैं दिस नॉट ये है। क्या क्या अंग्रेजी में क्या बोल गए? हम लोग ये इसकी ज्योमेट्री क्यों बिगड़ गई इस पे, आप क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो देख रहा था। अच्छा अच्छा, हम लोगों ने मौन बी अभिव्यंजना, क्या है वो वो हो गया। आइए भाई अमन बाबू, खा के बताइए आप। ये हमारे इन हाउस फूड एक्सपर्ट हैं अमन। अमन खाने में, खाना बनाने में और खाना खाने में दोनों में एक्सपर्ट हैं। लेकिन मुझे मीठा नहीं पसंद, लेकिन फिर भी अच्छा थोड़ा बहुत रिव्यू देते हैं। आप भी खाएं। लाला रोशन लाल जी। कोई बताते हो किसी मूवी में भी जिक्र है, कादर खान ने कहा है। कोई कादर खान नहीं, सलमान खान। सलमान खान ने कहा है। पता नहीं, कुछ था। खाइए भाई। ये भी खाते हैं। मथुरा का घेवर इससे अच्छा था। आपने तो खाया भी नहीं। खाया बोले। अच्छा, ये तुम्हें वही तो मैं कह रहा हूँ, शुरू में इंग्लिश में हम लोग यही बोल गए। मथुरा का आप कह रहे हो ज्यादा अच्छा था। ब्रिजवासी का क्या नाम था उसका? हाँ भाई जोशी। लिया जाए सर, एकदम फ्रेश है सर। नाइट हॉल्ट होता तो सेवा का कुछ मौका मिलता। देखिए फिल्म अच्छा, कौन सी फिल्म का है? लिया जाए सर, एकदम फ्रेश है। हमारी गाड़ी ले जाइए हुजूर। सर नाइट हॉल्ट होता, अरे गंगा जल में है भाई। अच्छा अच्छा भाई। वो जो पान वाला जो दरोगा मम्मी लाल को सस्पेंड करने के पहले हाँ। गाड़ी खराब हो जाती है, वो प्राइवेट बस से जा रहे होते हैं, बट दरोगा का पावर मालूम है तुमको, 2 मिनट में। तो उसमें जब वो थाने पे पहुंचते हैं ना, है तब वो कुछ वहाँ के स्थानीय कारोबारी आ जाते हैं मिठाइयाँ लेके, तब कहते हैं वो लिया जाए हुजूर, एकदम फ्रेश है। वो बहुत सही है उसके डायलॉग। कैसा है? इज इट वर्थ ट्राइंग? हाँ थोड़ा सा ट्राई करें। चलिए, जीवन है, सुख दुख लगे रहते हैं, हर तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल दिन की का अंत सकारात्मक नोट से करते हैं। एक साथी आए वहाँ पे, उन्होंने मुझे भगवत गीता गिफ्ट की। इस्कॉन वाली जो प्रति थी, उनको बहुत धन्यवाद। और जो भी इस यात्रा में हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे वो शिक्षक हैं संजय यादव, वो जिन लड़कियों का मैंने नाम लिया, उन सबको धन्यवाद। आप लोगों का प्रेम हमें कृतज्ञ बनाता है और विनम्र बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक मेरा, सॉरी एंडिंग कर लिया था, लेकिन एक मेरा इसको लेके आपको सवाल है। धार्मिक प्रतीक जो होते हैं, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं ना, तो आपको थोड़ा सा निष्पक्ष कम से कम दिखना चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन अप्रोच यू। लेकिन फिर धार्मिक प्रतीकों से भी आपका सामना होता है। कोई जैसे भगवत गीता गिफ्ट कर दे रहा है, कोई तिलक लगा देता है, या किसी तरह की कोई गमछा राधे राधे वाला। तो मतलब एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, व्यक्तिगत जीवन में धर्म के साथ मेरा संवाद अभी भी चल रहा है, तो और जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है, हिंदू धर्म में, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं कई लोग, वो इस बात की गुंजाइश देता है कि आप जीवन भर धर्म से संवाद करो, धर्म पे सवाल करो। यदि मैं ये कहता हूँ ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तब भी मेरे लिए गुंजाइश है। दशरथ के दरबार में एक मंत्री थे जो नास्तिक थे। यदि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ही सब कुछ है, तब भी मेरे लिए जगह है। यदि मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर है लेकिन मूर्तियों में नहीं है, तब भी जगह है। यदि मैं कहता हूँ कि ईश्वर है प्रकृति में है और कहीं नहीं है, तब भी जगह है। ठीक है, तो बहुत ही विराट संरचना है। आजकल कुछ लोगों ने उसको सीमित कर दिया है अपने अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए। तो अभी संवाद चल रहा है, मुझे नहीं पता
तुम्हारी पैंट की चेन खुली है। ये संवाद चल रहा है धर्म के साथ। ये कैसा संवाद है? अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरी नजर पड़ गई। तो अब जैसे गणपति मुझे बहुत पसंद है। क्या मुझे गणपति इसलिए पसंद है कि मैं गणपति की प्रार्थना करूंगा तो विघ्न हट जाएंगे। जैसे मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, उसमें गणपति बने हुए हैं, तो ये बंधी हुई है राखी, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ईश्वर हैं ये सब हमारे या तो पुरखे हैं या हमारे पुरखों के गढ़े हुए हैं, रूपक हैं। यही दो चीज़ें हैं और मैं किसी तीसरी चीज़ को नहीं मानता। जितने भी ईश्वर हैं वो या तो मेरे पुरखे हैं, राम और कृष्ण, या मेरे पुरखों के गढ़े हुए किरदार हैं, रूपक हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से, उनकी लीलाओं से कुछ सीखें। ठीक है, दृष्टांतों से कुछ सीखें। तो अब आप कभी मेरे घर आएंगे तो आपको गणपति की और बुद्ध की बहुत प्रतिमाएं दिखेंगी। क्या मैं बौद्ध हूँ? क्या मैं अनन्य गणपति भक्त हूँ? नहीं। दिलचस्प है, संवाद है, सीख रहा हूँ उनसे कुछ कुछ। तो अब ये मेरा व्यक्तिगत है, ठीक है। लेकिन धार्मिक प्रतीकों के मामले में मैं फ्रांस की परंपरा, जो फ्रांस की मौजूदा व्यवस्था है ना, मैंने पहले भी कहा, उसको ज़्यादा मानता हूँ। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है। जैसे हम लोग एक यहाँ बात कर रहे हैं ना, आपने सवाल पूछा तो मैं उस पर बताने लगा। उसका सार्वजनिक प्रदर्शन कितना हो, ख़ास तौर पर एक ऐसे पेशे में, प्रोफेशन में, जिसमें आपको हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति से बात करनी पड़ती है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डील करता हूँ कि एक है तात्कालिक। मैं गुरुकुल में गया, उन्होंने मेरा अभिवादन करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए टीका लगाया। मैं जब तक गुरुकुल परिसर में हूँ उस टीके का सम्मान है, और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है टीका लग जाए तो, है ना। पर जब मैं उस परिसर से बाहर आया, ठीक है, तो फिर मुझे अब सब तरह के लोगों से बात करनी है। मैं उधर फतेहपुर सीकरी में दरगाह में गया तो उन्होंने मुझे, जो दरगाह में चादर थी वो निकाल के ओढ़ाई, वहाँ उसका सम्मान है। लेकिन जब मैं उस परिसर से बाहर आया तो फिर मैं अपने पत्रकार रूप में हूँ। मैं दाऊ जी के मंदिर में गया, या कल हमारे एक मित्र ने, भैया वो देना जरा, वो जो राधे राधे वाला, वो गमछा उड़ाया। तो मैं व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी पूजा अर्चना में शामिल हूँ, है ना, और कृष्ण से मेरा संवाद भी बहुत है ना, तो हो सकता है कि मैं इसको पहन लूँ, है ना। ये देखो कितना सुंदर सा गमछा है, इत्र की खुशबू भी आ रही है, राधे राधे। लेकिन जब मैं पत्रकार के तौर पर मुखातिब हूँ तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा भेद रहना चाहिए। इसलिए जब मैं उन जगहों पे था तो पूरे सम्मान पूर्वक मैंने सब चीज़ें स्वीकार की। लेकिन जब मैं लोगों के सामने आया, कई लोगों ने हमने उस दिन बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए थे, बांके बिहारी जी के, है ना, हम सबको टीका लगा था। फिर मैं एक जगह गया था और मैंने मुंह धोया टीका साफ, तो उसमें वीडियो में आया था ना कि सब ने टीका लगाया, सौरभ ने क्यों नहीं लगाया। तो जिन लोगों ने पहले से ही सोच रखा है मेरे बारे में, उन्हें मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। हाँ। तो उन्होंने कहा अरे ये वामपंथी है, ये है, वो है। नहीं, तो आप JNU से है, क्योंकि मैं JNU से हूँ। तो ऐसों को बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से उन्होंने तय कर रखा है। जैसे आज भी एक आए, बोले आप कंटेंट क्रिएट करने आ रहे हो, आपने सॉल्यूशन क्या दिया। हमारा काम सॉल्यूशन देना नहीं है, पर ठीक है, सबकी अपनी राय। तो आपने चूँकि पूछा तो उस पर मेरा ये कहना है, व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ प्रश्नाकुल होकर, उत्सुकता के साथ संवाद करे, अंतिम सत्य ना मान ले। क्योंकि अंतिम सत्य जब वो मान लेते हैं ना, अपनी किताब, अपने ईश्वर, अपने वाद को, तो उनके भीतर की सहिष्णुता और संवाद की उनकी क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता है। सत्य में सातत्य है, और सातत्य में एक परिवर्तनशीलता का भी भाव है। कई लोगों को ये बात बड़ी
विरोधाभासी लग रही होगी कि जो कंटिन्यूटी है और चेंज है वो एक ही चीज़ कैसे हो सकती है। आप जब बहुत विराट स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखते हो ना, तब आपको दिखता है कि जो सातत्य भी है वो भी क्रमशः थोड़ा 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 चेंज होता जाता है। अगर आप बिल्कुल कॉस्मिक पैटर्न को देखोगे तो आपको समझ, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि यूनिवर्स की एक थ्योरी है कि वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ब्रह्मांड से बड़ा तो कोई सत्य नहीं है ना हमारे जीवन का। सबसे बड़ा ज्ञात सत्य है ब्रह्मांड है, यही तो कहेंगे ना। लेकिन वो सत्य में सातत्य है। मेरे पुरखों को भी यही था, ब्रह्मांड सबसे बड़ा सत्य है। मेरा भी यही है, मुझसे 10,000 पीढ़ी बाद, 10,000 बरस बाद भी यही होगा। लेकिन वो सत्य में सातत्य में भी एक परिवर्तनशीलता है, वो एक्सपेंड हो रहा है मौजूदा थ्योरी के मुताबिक। हो सकता है 10,000 वर्ष बाद थ्योरी आए कि वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। हाँ, क्या पता कल को पता चले हम सिमुलेशन में हैं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सत्य में सातत्य भी है और परिवर्तनशीलता का भाव भी है। तो जैसे हम लोग बर्तन होता है ना, बर्तन है, हम लग रहा है हम लगातार मांज रहे हैं, तो देखो ये बिल्कुल नए जैसा दिख रहा है। वो नए जैसा होता है, नया नहीं होता है। मजाई में थोड़ी सी घिसाई भी होती है ना। जैसे हम लोग जब घंटे बनते देख रहे थे तो वहाँ पे वो पीतल का बुरादा पड़ा हुआ था, तो पीतल का पात्र निकला मिट्टी से, घंटा निकला, ठीक है। तो हम कहते यार देखो ये निकला, ये अभी गंदा घंटा है, ये देखो साफ घंटा है, पर है घंटा ही, लेकिन गंदे और साफ के बीच में थोड़ा सा धातु का क्षरण भी हुआ है। तो थोड़ी सी धातु जमीन में फिर से चली गई है। सत्य के साथ, धार्मिकता के साथ, अध्यात्म के साथ संवाद वैसे ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, पर ये मेरा सच है। और जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ऐसा प्रिंसू महाराज ने एक कवि को उद्धृत करते हुए कहा था। नहीं, आपने कहा था, मैंने उसकी अधूरी पंक्ति कही थी। अच्छा जी। अज्ञेय तो बहुत अद्भुत लिखते हैं। अज्ञेय की कविता है हरी घास पर क्षण भर, बहुत सुंदर कविता है, कभी पढ़ना समय लगा के। कविता भी एक किस्म का अध्यात्म है। हाँ, कवि जैसे हम कुछ बहुत अच्छा खाते हैं और हमें शब्द नहीं मिलते हैं उसको बयां करने के, तो हम लोग क्या कहते हैं, दिव्य, अद्भुत, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे सेंसेस और उन सेंसेस को प्रकट करने के हमारे तौर तरीके, चाहे वो आंगिक हों चाहे वाचिक हों, वो हमें कमतर साबित पड़ रहे हैं उस सुख के बयां के लिए। तो हम लोग बोलते हैं ना ऐसे, तो वही वाला भाव आता है ना। तो ऐसा मुझे लगता है कविता में वो भाव, जहाँ जिस कवि के हवाले से आपको मिले तो वहाँ पे आप अनुभूति कर रहे हैं। जैसे शमशेर को हम पढ़ते हैं, शिम्बोष्का को हम पढ़ते हैं, विश्वास शिम्बोष्का को, अद्भुत कवित्री हैं। और देखिए, मैं कवित्री बैठका, अभी ये मेलबर्न क्रिकेट ने ये तय किया कि अब बैट्समैन शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, इट हैज़ टू बी जेंडर न्यूट्रल, सो द वर्ल्ड विल बी बेटर नाउ। बेटर, हाँ, तो चाहे महिला क्रिकेट हो चाहे पुरुष क्रिकेट, दोनों के लिए हो। जैसे बॉलर में जेंडर नहीं है, बैट्समैन, विकेट कीपर, हाँ नहीं, विकेट कीपर में भी जेंडर नहीं हाँ, है, हाँ बाकी में नहीं है, तो बैट्समैन को बेटर। तो वो कवित्री हैं, पोलिश कवित्री विश्वास शिम्बोष्का, वो भी बहुत अद्भुत लिखती हैं। और ये मैंने एक ब्लॉग में इसका जिक्र किया था, लेकिन वो ब्लॉग और भारत सरकार वाला ब्लॉग दोनों ऑडियो के चक्कर में फंस गए हैं। ऑडियो बहुत चौपट है उनका, टेक्निकल ग्लिच, तो वो बात नहीं आ पाई। ये रेखता रोजन है, हमारे मित्र हैं अविनाश, वो काम करते हैं रेखता के लिए। तो हिंदी में ये एक उर्दू मैगज़ीन आई है, त्रैमासिक उर्दू पत्रिका है रेखता रोजन। तो इसमें संपादक मंडल में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, देखिए, और मार्गदर्शक में भी बड़े नाम हैं, है ना। मार्गदर्शक में प्रोफेसर गोपीचंद नारंग हैं,
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। ज़किया मशहदी हैं, मशहूर कहानीकार। शाहिद मेहदी हैं, जामिया मिलिया के कुलपति रहे हैं, है ना। अजय बिसारिया, कामना प्रसाद, शाफिक किदवई, सुकृता पॉल, आशिफ इजहार अली, कितने, राहत अबरार, विमलेश शर्मा, कितने बड़े बड़े नाम हैं, है ना। तो इसको मैं पढ़ने का इरादा कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक इसको मोड़ के रखा हुआ। ये कहाँ रखा था भैया? अभी इसका पन्ना गीला हो गया। नहीं, चाय नहीं है, पानी है। राही मासूम रज़ा कमाल के हिंदी साहित्यकार हुए हैं। इनके उपन्यासों को आप लोगों को खोज के पढ़ना चाहिए। आधा गांव तो बहुत मशहूर है, पर इनका सब कुछ आपको पढ़ना चाहिए। कटरा बी आरज़ू, सीन 75, ओस की बूंद, नीम का पेड़, ये इनके कुछ उपन्यास हैं जो मुझे अभी तुरंत याद आ रहे हैं। और वो गज़लें भी लिखा करते थे। तो एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ और यहीं पे बात ख़त्म करेंगे, है ना। लंबा ब्लॉग हो गया। कितना मिनट हो गया? 41। हाँ, ये इसमें शब्द आएगा जुम्बिश ए बेमानी। इसका मतलब होता है निरर्थक हिलना डुलना। जुम्बिश मतलब उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही, कोई जुम्बिश नज़र आ रही है क्या, कोई मूवमेंट नज़र आ रहा है क्या शरीर के हिलने का। और बेमानी मतलब बिना मतलब के, निरर्थक हिलना डुलना। तो कितना खूबसूरत शेर है, देखिए ये। इरशाद। मैं चाह रहा था कि मैं आखिरी शेर भी देख लूं, लेकिन ये हाँ है नहीं। हाँ, और इसमें एक और शब्द आएगा। 2 शेर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 पढ़ देता हूँ बल्कि। तो एक मैंने आपको मतलब बताया जुम्बिश बेमानी का, निरर्थक हिलना डुलना। इसमें आगे एक शब्द आएगा शबे महताब। शबे महताब कहते हैं चांद रात को। तू ही मेरी शब है, सुबह है। शब रात और महताब कहते हैं चांद को। ताजमहल के पीछे जो परिसर है उसको महताब बाग कहते हैं, ठीक है ना। आप गए थे ना हाँ, मैंने ADA चांद के देखा व्यू भी पॉइंट था। पे। तो वो महताब बाग है। तो शब-ए महताब, शब ए महताब, चांद रात, ठीक है। और एक शब्द आएगा इसमें सूएदार। तो सूएदार जो कि है ये गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, उसमें भी शब्द ये आता है शायद सूएदार, शायद। एक बार चेक करना जरा। चेक कर। तो सूएदार का अर्थ होता है मौत की ओर, सूली की ओर, सूएदार, है ना। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारों, शबा से कुछ तो कहो, सबा से कुछ तो कहो। मुझे बहुत पसंद है गाना। खैर अभी वर्डिंग गड़बड़ हो रही है, चेक करना भैया। हाँ हाँ। गुलों में रंग भरे। तब तक मैं ये सुना देता हूँ। सूएदार मतलब सूली की ओर जाना, है ना। तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। सही पढ़ रहा था ना। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चल भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है, हाँ यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। हैं? जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आँख पर सवार चले। हाँ देखिए, मैं सही कह रहा था, इसमें भी सूएदार है। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कूचे यार से निकले तो सूएदार चले। अरे ये तो सुना था, अभी समझ में आया, है ना। हाँ। तो ये सूएदार मैंने कहा था ना कि निकले तो मौत की तरफ चले। हाँ। वाह। तो इसीलिए मैंने सूएदार देखा ना तो मुझे ध्यान आया कि ये वहां था। पहला शेर है राही मासूम रज़ा का। मैंने उन होठों की हर जुम्बिशे बेमानी से, मैंने उन होठों की हर जुम्बिशे बेमानी से इतने अफसाने बनाए हैं कि अब याद नहीं। मतलब जी करता है कि महबूब की नज़र के सामने ये गुदवा दूं हर दीवार पे, है। जैसा जो दिल
गुदा हुआ था। हाँ वो Geometry वाला। तो सार्वजनिक इमारतों पे जो लोग लिख आते हैं ना अपने नाम और अपनी कलाकारी, हमको लगता है उन सब लोगों को पकड़ के जबरन फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट में भेज देना चाहिए। जबरन छड़ी मार मार के उनसे गोले बनवाने चाहिए, सुबह से रात तक गोल गोला बनाओ, गोल गोला बनाओ। तुमको बहुत शौक है पच्चीकारी और ये सब करने का। मैंने उन होठों की हर जुम्बिशे बेमानी से इतने अफसाने बनाए हैं कि अब याद नहीं। हम प्रेम में होते हैं तो कितनी कहानियां गढ़ते हैं अपने मन में कि मैंने जब ऐसा किया तो उसने ऐसा किया होगा, या वो ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, या वो कल को ये करेगी, या वो कल को ये करेगी। मैंने उन होठों की हर जुम्बिशे बेमानी से इतने अफसाने बनाए हैं कि अब याद नहीं। हुस्न फितरत के तराशीदा सनम की खातिर इतने बुतखाने बनाए हैं कि अब याद नहीं। हाँ किसी को भी वो दीवाना बना सकती है। हाय उन आँखों की शर्मीली पुरअसरार चमक, कौन दीवाना नज़र फेर के जा सकता है। उफ वो होठों की दमक, काकुले बरहम की महक। हाँ उभरते हुए सूरज की तवानाई में तमतमाते हुए रुखसार नज़र आते हैं। शब महताब के गाते हुए सन्नाटे में उनकी सरगोशी के अंदाज उभर आते हैं। मेरी तन्हाई के लम्हात बता सकते हैं, रात को आँखों के काजल की तरह देखा है। मैंने उन बिखरे हुए तारों की बेरब्ती को एक तकहिल मुसलसल की तरह देखा है। इश्क मौसीकी का पैगाम है सुनने के लिए, कौन इस नगमे की उम्मीद में बेदार नहीं। तमतमाते हुए रुखसारों की हिद्दत की कसम, कौन इस आग में जल जाने को तैयार नहीं। शब महताब का जादू मुझे तस्लीम, मगर तस्लीम का अर्थ स्वीकारना, तस्लीम करिए, कबूल करिए। शब महताब का जादू मुझे तस्लीम, मगर चांदनी रात है, बीमार खबर है कि नहीं। मैंने माना मेरी नज़मों से लहू रिश्ता है, इश्क जाता है सूएदार, सूली की तरफ जा रहा है, खबर है कि नहीं। तो वो जो इब्ने इंशा का शेर है ना, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर से दिल का लगाना क्या, और वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इसलिए नगर नगर भटकते रहिए आयुषी, उसी में अपनी मुक्ति है। जुनून और सुकून है, किसी के हिस्से जुनून आता है, कोई सुकून चुनता है। हमने फ़िलहाल जुनून चुन रखा है। आप अपना ख्याल रखिए। आयुषी कुछ कहेंगे? अरे वो मुझे गौरव सोलंकी की वो कविता याद आ गई। क्या? हमने श्वेतांग ने वो अपनी डेस्क के सामने चिपका रखी है, वो पढ़ी भी हमने, एक बार फिर पढ़ेंगे। अभी आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। आप देख ही रहे हैं अमित जी इस पूरे प्रकरण में भी कितनी तल्लीनता से क्या पढ़ रहे हैं भैया, कि क्या गुमटाने लगे हो? कुछ कुछ लिख रहे हैं। कुछ कुछ लिख रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन अपने लिए क्या लिखते हो? समझ गए? ये बहुत कुछ हाँ। लिखते हैं। क्या? ये मैंने देखा है कहीं। अरे कुछ कुछ होता है। मैंने कुछ होता है। अरे शी सेज ना म्यूजिक, तो वो ऐसे ऐसे करता है। मैंने नहीं देखी आज तक कुछ। हाँ क्या लिख रहे हो? कुछ कुछ नहीं, यही सब लोकसभा और विधानसभा का इतिहास पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोकसभा और विधानसभा के बारे में 80 का दौर पढ़ना, फिर 90 का दौर पढ़ना, उस समय के नेताओं के बारे में जानना, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए। तो वही सब क्या है बदायूं की खासियत, बताइए भाई। बदायूं के जो मतलब खासियत में तो पत्रकार साहब ने कहा कि यहाँ कुछ खास नहीं है। अरे जो व्यक्ति जहाँ का रहता है उसे वहाँ कुछ खास नहीं लगता। फिर मेरे काफ़ी पूछने के बाद उन्होंने कहा कि ये किसी ज़माने में अमरूद का बेल्ट हुआ करता था, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो चुका है। कोई अलापुर जगह है, वहाँ के बदायूं के पेड़े बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर एक वेस्टर्न मॉस्किटो फिश है, तो एक यहाँ पर सज्जन है जो कि वो फिश जो है सरकार से करार करके वो फिश यहाँ पर वो अन्य जिलों में दे रहे हैं, जो कि डेंगू में वो लार्वा चट कर जाती है वो हाँ, फिश, तो वो काम आता है। तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं बदायूं में। तो यही 3-4 चीज़ें मिली हैं, समस्याएं बहुत मिली हैं बदायूं में, और देखते हैं अब जनता वहाँ की क्या समस्याएं बताती है। कहने सुनने में आया कि यहाँ पर हर बार
जब चुनाव आते हैं तो सीवेज प्लांट का एक नेता कहते हैं कि कल हम एक जगह थे जहाँ पर लोग कह रहे थे कि जूम करके देखिए तो अस्पताल बना दिखता है। तो वो एक चीज़ है कि जनता भी बहुत अच्छे से भापी हुई है कि चुनावी वादे जो रिपीट होंगे, वो चुनावी वादे जो पिछली बार भी किए गए थे और इस बार फिर से किए जाएंगे, तो वो जनता जूम करके देख रही है कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ नहीं हैं। तो यही सब विषय हैं और कल बदायूं में हम पहुँचेंगे तो उसके बाद देखेंगे समझेंगे बदायूं का हाल। देखते रहिए, बने रहिए आप ललन टॉप यूपी के साथ। और चूंकि बदायूं का जिक्र हो रहा है तो शकील बदायूनी का जिक्र ज़रूरी है। जब प्यार किया तो डरना क्या, सुनाएगा ना? सुना है लेकिन ये नहीं पता था। बैजू बावरा के गाने भी शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं। उसमें एक गीत मेरा बहुत प्रिय है, मन तरपत तड़पत हरि दर्शन को आज। उसको सुनिएगा, अद्भुत गाना है। और आखिरी में वो सुनिएगा, जो कॉपीराइट का चक्कर नहीं होता तो हम इस ब्लॉग के आखिरी में लगाते हैं, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा। अरे वो भी शकील बदायूनी का है कि दिल अभी भरा नहीं, अरे शकील साहब सॉरी। अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है, जिंदगी की शाम है, आखिरी आखिरी। वो भी बहुत अच्छी गजल है शकील बदायूनी। तो ऐसे शकील बदायूनी के शहर बदायूं में हमारा पड़ाव है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पड़ाव के दौरान लोकतंत्र के, समाज के कुछ नए सबक सीखेंगे। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग अपना भरपूर ख्याल रखिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कितना प्यार करते हैं प्रिंसू भैया और अमन भैया से और अमित भैया से आप लोग। शुक्रिया, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।